हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। अभी रिसेंट डेज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएलआर के मार्क्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं। भैया मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर रहे, एक दो मार्क्स में मार्क्स बढ़ जाता है बट फिर से वही वाला गेम कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे, उसी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर नहीं बढ़ पा रहा। मैं क्वांट्स एंड वीआरसी में फिर भी एक लेवल तक कंसिस्टेंसी अचीव कर पा रहा हूँ, बट इफ़ यू टॉक अबाउट डीएलआर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परेशानियाँ आपको ज़्यादा देते हैं? एक पज़ल का भी डिस्कशन कराऊंगा सो दैट आपका थॉट प्रोसेस जो है उसके ऊपर मैं आपको काम करा पाऊँ। तो सबसे पहले तो यार उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपको ज़्यादा परेशानी देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। पहला तो है भाई नॉलेज गैप। अगर आप में से अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप से चीज़ों को सॉल्विंग नहीं करा हुआ, एंड तक अभी तक सॉल्विंग नहीं कर रहे, वीडियो से हेल्प ले लेते हैं या सोल्यूशन से हेल्प ले लेते हैं एंड दे आर थिंकिंग दे विल बी एबल टू इम्प्रूव, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। रियली सॉरी टू से दैट, बट ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप अपने आप से सॉल्विंग नहीं कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स एकदम से बढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नॉलेज गैप को फिल नहीं किया है तो काइंडली वर्क ऑन दैट, जितना जल्दी हो सके उसको इम्प्रूव करिए सो दैट आपसे सॉल्विंग होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। पहला तो काम आपको ये करना होगा इसके लिए कि सारे के सारे पजल्स को, जो भी मॉक्स दे रहे हो उसके सारे पजल्स को, एक्चुअल कैट पजल्स को, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई होप सो आपने पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। एक्चुअल कैट पजल्स की मैं बात कर रहा हूँ एंड वो पजल्स करना मैंडेटरी है और आपसे अपने आप से सॉल्व होना मैंडेटरी है। दूसरी बात आती है, ठीक है यार मेरा नॉलेज गैप ओके, मैं मे बी शायद मेरा अच्छा है ऑलरेडी, या मे बी मुझे समझ में आ गया, मैं अब इस पर काम करूँगा। सेट सिलेक्शन का भी बहुत प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ में कि यार मुझे उतना नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3 आउट ऑफ 4 या इवन 4 आउट ऑफ 4 पजल्स मैं कर पा रहा हूँ आफ्टर डूइंग द एनालिसिस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम कंडीशन, मुझसे सेट सिलेक्ट नहीं होते यार। सेट सिलेक्शन का क्या फंडा क्या है? देखिए, जब भी आपका पेपर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का 3 to 4 मिनट्स एक बारी पजल्स को गो थ्रू करने में लगा दो। अगर आप ऑलरेडी 3 to 4 मिनट्स दे रहे हो बट उसमें आपकी बात नहीं बन रही तो आप 1 मिनट उसमें ऐड कर सकते हो, सो दैट आप पजल्स को एक बारी ग्लांस कर लो, देख लो कैसे पजल्स आए हैं, किस टाइप के पजल्स हैं, उनको पढ़ लो एक बारी, भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, कितना डेप्थ का है, देन अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि आप ये पजल करोगे या दूसरा पजल करोगे। मिनिमम एक पजल आपका स्टार्टिंग के 20-25 मिनट्स में हो जाना चाहिए इन डीएलआर सेक्शन। अगर आपका 25 मिनट तक फर्स्ट पजल नहीं बन रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अगले 15 मिनट में कुछ कर पाओ, क्योंकि भाई हाथ पैर फूलने लगता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला पजल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पहला पजल अगर आपने 10-12 मिनट में क्रैक कर लिया तो मे बी आप 2.5-3 पजल तक पहुंच जाओ पेपर में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे गेन हो जाता है। बट वहीं पे अगर 25 मिनट तक कुछ भी ना बने तो प्रेशर से आपका डीएलआर तो जाएगा जाएगा, क्वांट्स के जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिए कि भाई थोड़ा टाइम दे के पहले सेट सिलेक्ट कर ले, कौन सा सेट कैसा है, अकॉर्डिंगली उसको सॉल्विंग किया जाए। अगर आपका नॉलेज गैप नहीं है, आपको नॉलेज अच्छा हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आप सेट सिलेक्ट अगर कर लिए तो आप सॉल्विंग कर ही लोगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिए। तीसरा बात आता है जी कामनेस। मैं सेट को पिक कर लेता हूँ तो उसके बाद में भी मैं नहीं सॉल्व कर पाता, बहुत हफड़ा तफड़ी मच जाती है पेपर में। देखिए जी, कामनेस का सिंपल सिंपल तरीका ये है कि कोई ऐसा कोई अप्रोच नहीं है कि आप सोचो यार एकदम से मैं वो करूँ और मेरा अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाए। सबको जो है वो कामनेस कहीं ना कहीं चली जाती है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम। वो कामनेस वापस कैसे आती है कि भाई कोई मैंने ऑप्शन का यूजेज कर लिया, मैंने कहीं पे कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा था मैंने उसको क्रैक कर लिया, कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा था जो मैं उस लंबे मेथड से ना जाके छोटे मेथड से कर लिया। आप क्वेश्चन सॉल्विंग की और अगर एक बार बढ़ जाते हो तो आपने ये फील किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो एग्जाम को लेके, तो ऑटोमेटिकली आपका कामनेस जो है वो बेटर होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100% काम होकर पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, बट आप पॉजिटिव सिनेरियो के साथ आगे बढ़ोगे कि हाँ मुझसे सॉल्विंग हो रहा है, आई विल बी एबल टू क्रैक दिस वन। ये माइंड सेट, माइंड में आनी चीज़ें बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्जाम में एक्चुअल में एस करना चाहते हो। आपका नॉलेज मैंडेटरी है भाई, उसको मत भूलना। नॉलेज के बाद में ये सब चीज़ों का रोल आएगा। तीसरा आता है इमोशनल क्वेश्चन। अब इमोशनल क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को परेशान करता है कि यार मैंने एक सेट पिक भी कर लिया, अब उस पिक के करने के बाद में मैं उसमें 20 मिनट दे चुका हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको लीव करूँ या आगे बढ़ूँ। देखिए, कोई एक सेट पे आप 10 मिनट का मैक्सिमम टाइमर होता है कि अगर आप उस टाइम के अंदर उस सेट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यू शुड लीव दैट वन। आप बाद के लिए रख दो। ऐसा ना करो कि आप 20-25 मिनट एक सेट पे दे रहे हो, आप उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे जा रहे हो, दैट विल रूइन द होल पेपर। तो वो रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। तो ये EQ का सिनेरियो जो है वो आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है कि आपको डिटैच नहीं कर पाते हो आप अपने आप को किसी भी एक पजल के साथ में। एक बार सॉल्विंग करना स्टार्ट किया, आप उसी के पीछे लगे हुए हो, भाई छोड़ना पड़ेगा। जितना आपने प्रैक्टिस करा है, आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी अब तक कि अगर मैं सेट्स को सही से सॉल्व पिक कर लूँ,
अब मैं पिक करने के बाद में अगर मैं उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सॉल्विंग कर रहा हूँ, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ऐसे पजल्स को नहीं पिक कर ले रहा जो मुझे समझ में भी आ रहा है यार मेरा ये फोटे नहीं है, बट फिर भी मैं उसमें करते चले जा रहा हूँ, तो आप उस पेपर में पजल्स को बना ही लोगे। मतलब एनालिसिस टाइम आपको ज़रूर फील होगा कि यार ये दो पजल्स आउट ऑफ 4 ये डेफिनेटली मुझे कर ही लेने चाहिए थे एनी हाउ, बट मैं नहीं कर पाया। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये चारों चीज़ों पे ध्यान देने से आपका 1 1.5 2 पजल्स आना कंसिस्टेंट हो जाएगा, और एक पजल प्लस रहना है आपको, उतने में आपका काम बन जाएगा। एक प्लस में आपका बेनिफिट ये है कि सेक्शनल कट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और थोड़ा भी आपने पेपर सही अटेम्प्ट कर लिया तो आपका डीएलआर का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब बात आती है जी माइंडसेट का। माइंडसेट का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को लेकर पॉजिटिव फील करते हो तो आपका माइंडसेट जो अच्छा रहेगा, एंड ऑटोमेटिकली आप मॉक्स के अंदर स्कोर अच्छा लेकर आ पाओगे। माइंडसेट कैसे चेंज होता है, आपने एक मॉक दिया, एक मॉक में आपका 0 स्कोर आ गया डीएलआर में, तो अगले मॉक देने में आपका माइंडसेट इफेक्ट डालेगा। आपको लगेगा यार पता नहीं यार होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाओगे कि नेगेटिव भी आ रहा है कि होगा नहीं होगा, मैं कर लूँगा, पॉजिटिव भी बीच बीच में आ रहा है, बड़ा डबल माइंडेड सा गेम हो जाता है। उसकी वजह से आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है एंड सिनेरियो आगे नहीं बढ़ पाता। तो माइंडसेट का रोल बहुत ज़्यादा है। आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, कॉन्फिडेंट रहो अपनी प्रिपरेशंस को लेके कि यार हाँ मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, दिल से अपने जो है वो आपने प्रिपरेशन करा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आप उसको रेप्लिकेट कर पाओगे। बट उसके लिए आपको D-Day तक लगे रहना होगा। ये नहीं कि भाई मुझसे नहीं बन रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ अगले साल सोचूंगा, ये नहीं वे होता। आप एनमैट स्नैप के बारे में सोचने लगो, आप जैट के बारे में सोचने लगो, भाई 1 एग्जाम एट अ टाइम। तो अगर आप कैट के लिए अभी फोकस्ड हो, दैट ऑटोमेटिकली मीन दैट यू शुड डिवोट टाइम ऑन योर कैट प्रिपरेशन। ये नहीं कि यार ये नहीं दूसरा देख लेते हैं, भाई वो ईजी ऑप्शन तो हर बार रहेंगे ना। ईजी ऑप्शन ऐसा नहीं कि एनमैट स्नैप जैट क्लियर करना ईजी हो जाएगा। वो ईजी ऑप्शन ऐसा है कि जो टारगेट हमारे पास में है, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उस टारगेट से मुद्दे से भटक के किसी और पे लग जाए, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई इसकी नाव जो है वो शायद डूबने वाली है। तो हम वैसा ना करते हुए अपनी प्रिपरेशंस को लेकर कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ मैंने प्रिपरेशन करा है अच्छे से एंड आई विल बी एबल टू डू दिस वन। अच्छे से करेंगे, देखते हैं उसके बाद में क्या होता है, बट अपने एंड से होप्स नहीं छोड़ेंगे एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो खराब नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। बाकी कुछ चीज़ों का रोल और ज़्यादा आता है, इन्हीं सारे पॉइंट्स का ही एक्सटेंशन है वो, कि भाई कोई पजल आ रहा है उसके ऑप्शन को चेक करना, क्वेश्चन स्टेटमेंट साथ साथ रीड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो रीड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं एग्जाम में अच्छा करने के। एक एग्जांपल, एक पजल ही ले रहे हैं, कैट का ही पास्ट ईयर पजल है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आप में से मे बी कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से इसको करा हो, मे बी ना किया हो, एक बार इसको पॉज करके ज़रूर सॉल्विंग कर लेना, उसके बाद में आप वीडियो चेक करिएगा। कह रहा ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी टेक बोथ द कोर्सेज AI एंड ML। तो AI एंड ML सारे के सारे कोर्सेज में ऑप्ट करने वाले हैं कौन से पर्सन? CS वाले पर्सन। देन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स कैन ऑल्सो टेक वन ऑफ दीज 2 कोर्सेज बट नॉट बोथ। जो नॉन CS वाले हैं वो एक कोर्स ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। Then it says that students who fail in a course get an F grade, others pass and are awarded A or B or C grades depending on their performance। तो आपको मे बी स्टार्टिंग में CS का AI एंड ML पकड़ के समझ में आया होगा कि यार शायद ही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बट जैसे ही इसमें ऑर्डेड ABC आ गया तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट टेबुलर अप्रोच चल पड़ेगा या ट्री अप्रोच की। आप ऐसे ट्री बना के कि यार ये CS है, CS में 2 पार्ट्स हैं, एक है AI एक है ML, देन AI के अंदर A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड। मे बी आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करो, हमने क्लासेस में ऑलरेडी कर रखा है। ट्री अप्रोच कहते हैं इसको, 3D अप्रोच भी कहा जाता है। वो जैसा भी, मतलब आपके ऊपर है कि जो भी आप नेम देना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता, मेन पता होना चाहिए वर्क क्या है। सेम चीज़ आप टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। टेबल फॉर्म में क्या होगा क्या एक्चुअल में, कि भाई अपने पास में यहाँ पर है CS का सिनेरियो है एंड वी हैव नॉन CS एज वेल। ठीक है, अब CS के बारे में बात करें, वी हैव 2 ऑप्शंस AI एंड ML। तो वी विल बी एबल टू मेंशन इट ओवर हियर एज AI एंड ML। सिमिलरली वी विल हैव 4 ग्रेड्स, फर्स्ट वन इज A, सेकेंड वन इज B, देन वी हैव C एंड देन वी विल हैव F। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हो तो आपको कनेक्शंस, क्रॉस कनेक्शन समझ में आते हैं, भाई कनेक्शंस क्या हैं। सिमिलरली वी टॉक अबाउट नॉन CS, वी विल हैव 2 ऑप्शंस AI एंड ML ओवर हियर अगेन। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, A B C एंड F। यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C एंड यहाँ पे F। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने बोला साथ साथ पढ़ते जाना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट सेज दैट हाउ मेनी स्टूडेंट टुक AI। तो AI दिस वन एंड दिस वन, मतलब CS का AI प्लस नॉन CS का AI कितना होगा? मे बी 270 हो, मे बी 90 हो, मे बी 210 हो, मे बी 60 हो। सेकंड वन इज अ टीटा क्वेश्चन, थर्ड वन इज ऑल्सो टीटा क्वेश्चन, फोर्थ डेफिनेट आंसर्स आर गोइंग टू बी देयर, CBD नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट A ग्रेड इन AI, मतलब इसका डेटा जो है वो लेके रख रहा है अपने पास में, तो 63 है, 42, 99, 84। तो ये इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा।
लास्ट हाउ मेनी नॉन सी एस स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड इन एम एल, नॉन सी एट बी ग्रेड इन एम एल, मतलब इसका डेटा जो है हमें मांग रहा है और डेफिनेट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनने का स्कोप खत्म हो गया। इससे मुझे ये समझ में आ जाता है कि यार मुझे अननेसेसरी केसेस नहीं बनना, अगर कोई एक केस बन रहा होगा तो मैं फटफट उसमें भागने का ट्राई करूंगा, अननेसेसरी में अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द नंबर ऑफ नॉन सी एस स्टूडेंट्स, चलो इससे पहले मैं आपको ऊपर का डेटा भी समझा देता हूँ, मे बी काफ़ी लोगों को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा। तो ये कहना चाह रहा है ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी टेक बोथ द कोर्सेज ए आई एंड एम एल। तो सी एस में मान लो अपने पास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 100 स्टूडेंट्स ए आई में भी इन्वॉल्व है, 100 के 100 स्टूडेंट्स एम एल में भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं एक्स लेके चलूँ तो एक्स स्टूडेंट्स ए आई में भी इन्वॉल्व होंगे, एक्स स्टूडेंट्स एम एल में भी इन्वॉल्व होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर पॉइंट एंड दैट वाज students from other departments non CS students can also take one of these two courses but not both। मतलब अगर यहाँ पे मान लो 100 वैल्यू है तो 100 में से अगर 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो बाकी के बचे हुए 70 स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। सिमिलरली अगर 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स है तो बाकी के बचे हुए 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। तो टेक आइदर ऑफ द कोर्सेज है, मतलब बोथ द कोर्सेज का सिनेरियो खत्म हो चुका है। यहाँ पे दोनों कोर्सेज लेना था, यहाँ पर कोई एक लेना है, मतलब दिस वन प्लस दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। एंड ये वाले की बात करें तो जितना भी वैल्यू होगा लेट इट बी 100, तो ये 100 का 100 यहाँ पे भी होगा, 100 का 100 यहाँ पे भी होगा। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ वी मूव फर्दर इट सेज दैट नंबर ऑफ नॉन सीएस स्टूडेंट्स हु टुक एआई एंड एमएल वर इन द रेशियो 2:5। नंबर ऑफ नॉन सीएस स्टूडेंट्स मतलब इसकी बात कर रहा है, एआई एंड एमएल की बात करता है इन द रेशियो 2:5। एआई एंड एमएल का मतलब अगर मैं यहाँ पर 2:5 है तो मैं अगर इसको 2x और 5x की फॉर्म में लिख दूँ कि भाई ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा 2x एंड 5x। ठीक है, तो टोटल नॉन सी एस का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 7x। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, कोई परेशानी नहीं है आपको। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर उसमें से 2x AI में इन्वॉल्व है, बाकी के 5x ML में है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल नॉन सी एस को बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ इफ वी मूव फर्दर it says that the number of non-CS students who took either AI or ML was equal to the number of CS students। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स मतलब ये वाले who took either AI or ML, either AI or ML मतलब this plus this that is equal to 7x, मतलब ये टोटल की बात कर रहा है, was equal to the number of CS स्टूडेंट्स। तो कह रहा है यार जितने यहाँ पर नॉन CS वाले हैं उतने ही CS वाले हैं। घुमा के बोला गया, घुमा फिर आके वो बोल रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। वो सीधा सीधा भी लिख सकता था CS एंड नॉन CS आर इक्वल, बट उसने क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स टुक आइदर AI और ML, आइदर AI और ML मतलब 2x प्लस 5x 7x was equal to the number of CS स्टूडेंट्स, मतलब CS के इक्वल होना चाहिए, मतलब दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7x। ये हमारे पास में सिनेरियो जो बन गया। ठीक है, अच्छा अब मैं जो बात कर रहा था कि यार अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पढ़ते ही फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक AI। तो इफ वी टॉक अबाउट AI, तो भाई AI में यहाँ पे 2x वैल्यू है और यहाँ पे मुझे पता है यार जितने स्टूडेंट्स होंगे CS में वो सारे के सारे AI में भी इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे ML में भी इन्वॉल्व होंगे। तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस 7x प्लस दिस 2x दैट इज इक्वल टू 9x। तो AI का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 9x, 9x मतलब मल्टीपल ऑफ 9। तो मल्टीपल ऑफ 9 में हमारे पास में 210 एलिमिनेटेड एंड 60 एलिमिनेटेड, बचा अपने पास में 90 एंड 270। तो 90 एंड 270 के हिसाब से मैं केस बना लूंगा, चेक कर लूंगा, लेट इट बी मैं वैल्यू 90 रखता। तो भाई अगर मैं 9x का वैल्यू जो 90 रख रहा हूँ तो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गया 70, यहाँ पे वैल्यू हो गया 70, यहाँ पे वैल्यू हो गया 70, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू हो गया 20, यहाँ पे वैल्यू हो गया 50। देन उस अकॉर्डिंग मैं वर्किंग कर दूंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट A ग्रेड इन AI। A ग्रेड इन AI की बात करें तो 70 में से कितने लोग यहाँ पे होंगे, मतलब अगर 90 वैल्यू आएगा तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेटेड है। 42 और 63 में कोई आंसर हो सकता है अगर 90 वैल्यू बनता होगा टोटल। अगर 270 बन रहा होगा तो मोर वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम लोग दो केसेस बना सकते हैं फटाफट से 90 एंड 270 के हिसाब से, एंड अपना वर्किंग जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर भी आपके मन में नहीं आता कि भाई मैं ऐसा कर सकता था। तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स who failed in the two courses were the same and their total is equal to the number of CS students who got a C grade in ML। failed in two courses were the same। तो भाई अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ नॉन CS की बात कर रहा है, तो अगर लेट इट भी मैंने यहाँ पर A डाला तो दिस वैल्यू विल ऑल्सो भी इक्वल टू A एंड इट ऑल्सो सेज दैट वर द सेम बोल रहा था, इसीलिए दोनों वैल्यूज A हो गई। एंड देयर टोटल मतलब 2A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ CS स्टूडेंट्स who got a C grade in ML, मतलब दिस वैल्यू इसका बात कर रहा है, दैट इज दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2A। आई होप सो द वर्किंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। DI केसलेट का क्वेश्चन है, आपको अगर टेबल एक बार बनाना आ गया
देन बस पॉइंट्स को रीड करते जाना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करते हो, वो पॉइंट्स का डेटा नोट डाउन करना एंड सॉल्विंग आपको करते जाना होगा। थर्ड पॉइंट ऑल्सो सॉर्टेड। चौथा पॉइंट कह रहा है इन बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड गॉट अ ब्रिगेड। बड़ा टेढ़ा घुमा घुमा के पॉइंट दे रहा है, तो क्योंकि मुझे अंदर का डेटा भी पता नहीं है एबीसी का फॉर CS और नॉन CS, तो मैं अभी इस पॉइंट को होल्ड पे डालना चाहूँगा। फिफ्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। नो CS स्टूडेंट फेल्ड इन AI। CS का कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ AI में, मतलब दिस वैल्यू हैज़ टू बी जीरो, दिस वैल्यू हैज़ टू बी जीरो। CS का कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ AI के अंदर, तो दैट इज वाई दिस वैल्यू हैज़ टू बी जीरो। Similarly, if we try to proceed further, it says that while no non-CS student got an A grade in AI, तो नॉन CS में A grade in AI जीरो है। यही कह रहा है A grade in AI is equal to जीरो, मतलब दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। ये वाला वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। और आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट पूरा यूज हो गया। सिक्स पॉइंट पे मूव करें। नंबर ऑफ CS स्टूडेंट्स गॉट A B C ग्रेड्स रिस्पेक्टिवली इन AI वर इन द रेशियो 3:5:2, while in ML द रेशियो वाज 4:5:2। तो भाई अगर मैं CS का ABC का बात करता हूँ, ये वाले पॉइंट का, अभी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये 3B, ये 5B और ये 2B हो जाएगा। न्यू वेरिएबल अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। बट इफ यू टॉक अबाउट ML, आई विल बी एबल टू फिगर आउट दिस वन। क्यों भाई? ML में CS के लिए ML में 4:5:2 है, ठीक है, ABC ग्रेड्स का, तो 4:5:2। अगर ये 2 ऑलरेडी 2A के इक्वल है, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5A एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4A। मैं ऑटोमेटिकली इसको इक्वेट करके आगे बढ़ा सकता हूँ। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट CS ABC, तो दिस वैल्यू विल बी 3:5:2। तो मैं अब क्योंकि कोई और कनेक्टिंग पॉइंट है नहीं, तो मैं यहाँ पर 3B और साथ में 5B और साथ में 2B जो है वो डाल ही देता हूँ, ठीक है। B एक और वेरिएबल मैंने डाल दी। ट्राई किया अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल ना आ जाए, बट कई बार मजबूरी पड़ जाता है तो 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट 3 से ऊपर लेके जाना तो ऑब्वियसली भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 4-4 वेरिएबल्स के साथ खेलना। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, बट X जो है वो अल्टीमेटली A एंड B का कॉम्बिनेशन के थ्रू बन रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी लिए बिना प्रोसीड कर पाऊंगा, वो बाकी टाइम आने पे पता चल ही जाएगा। आगे मूव किया, 6 पॉइंट पूरा यूज़ हुआ। लास्ट पॉइंट बढ़िया था, 30 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ML। तो भाई अगर 30 स्टूडेंट्स टोटल फेल कर रहे हैं ML में, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स फेल्ड, सॉरी हमारे पास में ये वाला पॉइंट हो जाएगा 30 माइनस A। ये कह रहा है 30 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ML, मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 30। तो अगर एक वैल्यू A है तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी 30 माइनस A। बट ठीक है, अभी एक 7th पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है। 7th पॉइंट सेज दैट द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज, नॉन CS स्टूडेंट फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज, मतलब A प्लस A, वन ऑफ द टू कोर्सेज मतलब AI में फेल कर रहा है और ML में फेल कर रहा है। एक AI में फेल कर रहे हैं A स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 1 में, सिमिलरली ML में फेल कर रहे हैं एग्जैक्टली 1, दैट इज A, तो A प्लस A विल बी इक्वल टू 2A। तो ये कह रहा है रेशियो ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज दैट इज 2A to the number of CS students failing in one of the two courses, CS students failing in one of the two courses, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो अगर लेट इट भी मैं इसको जो है वो F ही लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको F ही लिख दूँ तो 2A/F इसका रेशियो हमारे पास में 3/1 दे रहा है। आई विल बी एबल टू फिगर आउट द वैल्यू फॉर F। अगर F इस साइड पे चला जाता है तो 2A/3 विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन, तो आई विल बी एबल टू से दैट 2A/3 विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। एंड अगर मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो आगे का रास्ता बहुत ईजी होने वाला है। कैसे? मुझे पता था भाई इसका सम जो है वो 7x है, साइड बाय साइड मुझे ये पता था 30 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ML, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस 2A/3 प्लस A विल बी इक्वल टू 30, तो 2A/3 प्लस A विल बी इक्वल टू 30। तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन, 5A विल बी इक्वल टू 30 इंटू 3, और आई विल बी एबल टू से दैट A इज इक्वल टू 18। अगर A का वैल्यू 18 आया है तो आई विल बी एबल टू इक्वेट इट हियर इटसेल्फ एंड ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई मेरे पास में यहाँ पे 2A/3 वैल्यू है, तो इफेक्टिव वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 12, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 2A, that will come out to be equal to 36, 18 into 2 that will be equal to 36. Similarly if we talk about these two positions, so that will come out to be equal to 18 over here and 18 over here. Similarly if we try to proceed further, 5A है तो 18 into 5 will be equal to 90, so I will be able to mention it over here as 90. Similarly we will have 4A and 4A will come out to be equal to 72. तो काफ़ी हद तक मेरा वर्किंग हो चुका है। Now if we talk about 7x का टोटल वैल्यू मेरे पास में आ चुका है, दैट इज 72 प्लस 90 प्लस 36 प्लस 12 एंड दैट विल बी नथिंग बट हमारे पास में 72 हो चुका है। टोटल वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 9x का वैल्यू हमारे पास में 270 बन जाएगा।
अगर 9x का वैल्यू हमारे पास में 270 आया है तो ऑटोमेटिकली मीन दैट 7x का वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। तो भाई अगर अपने पास में वैल्यू 9x का 270 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मीन दैट 210 वैल्यू आ जाएगा 7x का। वो कैसे आएगा, 9x का वैल्यू भैया अगर 270 है तो 7x का वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 710। तो आप सॉल्विंग करके देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐड करके भी देख सकते हो, वो अप टू यू वाली बात है कि भाई आपने यहाँ पे किया 72 42 ऐड हुआ, यहाँ पे 120 है 90, दैट विल बी इक्वल टू 210। तो यह आपके ऊपर है। अब ये 7x का वैल्यू अगर मेरे पास 210 आया तो यहाँ पे भी 210 हो जाएगा, यहाँ पे भी 210 हो जाएगा, मतलब दिस वैल्यू विल बी 210, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 210 एंड टोटल वैल्यू विल आल्सो बी 210, क्योंकि सारे के सारे लोग AI एंड ML में इन्वॉल्व थे। आई होप सो बात आप पकड़ पाए होगे। सिमिलरली अगर 7x का वैल्यू की मैं बात करूँ, दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 110, मतलब 2x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 60 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 150। ये भी वर्किंग हमारा हो गया। सिमिलरली इफ वी ट्राई टू प्रोसीड फर्दर, एक ही पॉइंट बचा है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट जो हमने छोड़ा था, उसको पढ़ते हैं। कैरेंट बोथ द कोर्सेज, बाकी सारी चीजें कर देते हैं इरेज। कैरेंट बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड गॉट अ बी ग्रेड। टोटल लोग जो पास हुए हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बनाया गया था, टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड, फेल्ड नहीं, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 0 है भाई, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, कहानी खत्म हो चुका है। अगर इसका कहानी ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो आई विल बी एबल टू से दैट टोटल वैल्यू विल बी दिस वन, ये सारी की सारी वैल्यू प्लस ये वाली सारी की सारी वैल्यू। क्या कह रहा है, इन बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड गॉट अ बी ग्रेड while the number of students who got A and C grades were the same for AI। AI के लिए कह रहा है, मतलब दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो 50% सिनेरियो जाएगा B के पास में एंड बाकी का बचा हुआ सिनेरियो जाएगा A एंड C के पास में इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं है, बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास में अगर 3B 5B और 2B वाला सिनेरियो है तो 210 ऑलरेडी टोटल वैल्यू है, यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो आई विल बी एबल टू फिगर आउट द वैल्यूज फॉर दिस वन कि भाई 3 और 5 8 एंड 2 10, मतलब 10 हो गया B का वैल्यू, मतलब 30 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, 50 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड 20 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। 3B 10B सॉरी 21 वैल्यू से माफी 21 वैल्यू था B का वैल्यू, 3B 5B एंड 2B का वैल्यू हुआ टोटल 10B एंड इट इज इक्वल टू 210, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट B विल बी इक्वल 21। तो भाई अपने पास में वैल्यू बन जाएगा 63 का। सिमिलरली हमारे पास में 21 है तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 105 का। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 42 का। आई होप सो द वर्किंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे नॉन CS के लिए, और यहाँ पे हमारे पास में ये वाला फोर्थ पॉइंट डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा कि भाई अगर यहाँ पे 63 वैल्यू है, 105 वैल्यू और 42 वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे कितना वैल्यू है, ये 18 ऑलरेडी फेल्ड है, मतलब बाकी का बचा हुआ वैल्यू विल बी 60 माइनस 18, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 42, मतलब दिस पोर्शन इज इक्वल टू 42 टोटल एंड ये वाला सारा का सारा पोर्शन कंबाइंड है 210 के इक्वल, मतलब मेरे पास में 210 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 252, टोटल वैल्यू विल बी देयर। अगर 252 टोटल वैल्यू है तो आई विल बी एबल टू से दैट 50% B के पास है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 विल बिलोंग टू B, तो B के लिए वैल्यू आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 6 12, तो 126 वैल्यू आ गया B के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट A एंड C में बाकी का बचा हुआ वैल्यू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 126 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो 63 एंड 63 विल बी अवेलेबल टू अस। अच्छा, अगर जैसे ही मुझे ये पता चला, नाउ अगर B का मैं टोटल बात करूँ तो मेरे पास में 105 है, अगर B का वैल्यू 126 बन रहा है, मतलब दिस वैल्यू हैज़ टू बी 21। अगर ये वैल्यू 21 है, मतलब ये वाला बचा हुआ वैल्यू 21 नहीं होगा, वो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि भाई 21 प्लस 18 प्लस 21 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60, या फिर 42 प्लस 21 विल बी इक्वल टू 63। वो मेरे ऊपर है, जैसा भी मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिमिलरली वी ट्राई टू मूव फर्दर फॉर ML एज वेल, ML के लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, बट वहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि while the number of students who got A and C grades were the same for AI, they were in the ratio 3:2 for ML। तो हमारे पास में A and C के लिए जो है while the number of students who got A and C were the same for AI, they were ratio 3:2। तो B के लिए 50% होगा, बट जो अपने पास में A and C है उसके लिए 30 एंड 20% के हिसाब से वर्किंग हो गया, 3:2 के हिसाब से वर्किंग होगा। तो मतलब अगर मैं ABC का बात कर रहा हूँ फॉर ML, तो 50% हिस्सा इसका है, 30% हिस्सेदारी इसकी है और 20% हिस्सेदारी इसकी है। अब मुझे टोटल वैल्यू देखना होगा कितना है इसका। भाई अपने पास में अगर मैं पास्ट का बात करूँ, 210 में से अगर 12 वैल्यू ये चला गया, मतलब अपने पास में 198 वैल्यू बच रहा है। हाँ जी, 198 वैल्यू बच रहा है पास्ट स्टूडेंट्स का A B एंड C के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ की मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स का 150 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू 132, तो इफेक्टिव वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना हो गया, 330 हो गया वैल्यू। हाँ जी, 330 वैल्यू हो गया। अब 330 का आधा B के पास है, मतलब हमारे पास में B का वैल्यू हो जाएगा 2 1 2, देन 3 6 12, 3 5 2 5, ठीक है, 165 वैल्यू आ गया।
अच्छा, अब मेरे पास में 30 एंड 20% है, 30 एंड 20% 3:2 हो गया। तो भाई अगर बाकी का बचा हुआ वैल्यू 165 का 3:2 में डिवाइड होगा तो आई विल बी एबल टू सिंपली से दैट 3/5 इंटू 165। इतना करने का वैसे नौबत आना नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपको पॉइंट्स है वो कनेक्टिंग पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए कि भाई क्या है। बट फिर भी अगर आपको इतना करने का नीड पड़ता है तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गया 99 का, यहाँ पे वैल्यू हो गया अपने पास में 66 का। आई होप सो सिनेरियो समझ में आया होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पोजीशन कि भाई ये वाला वैल्यू अगर 72 ऑलरेडी है, मुझे ये वाला वैल्यू कितना चाहिए का, दैट इज 99 टोटल। 72 प्लस 27 विल बी इक्वल टू 99, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल 27। सिमिलरली इफ वी ट्राई टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे वैल्यू अपने पास 165 का, टोटल 90 आ चुका है, मतलब 75 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। सिमिलरली हमारे पास में टोटल वैल्यू है 66 का, और यहाँ पे 36 वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 30 वैल्यू शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। ये मेरा पूरा का पूरा वर्किंग हो चुका है, क्योंकि मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ा कि मैं बैक ट्रैक अगर कर लेता, मैं ऑप्शन के थ्रू प्रोसीड कर लेता, 270 फर्स्ट ऑप्शन था, अगर मैं 270 रख के आगे प्रोसीड कर लेता तो मेरा वर्किंग आसान हो जाता।